चलो जी। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्कूल ऑफ पोएट्स जो हमारे रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चाहे वो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, इन सभी स्कूल ऑफ पोएट्स को हम लोग देख रहे हैं। और इसके पिछले वाली वीडियो में तकरीबन 13 to 14 स्कूल ऑफ पोएट्स को मैंने कवर किया है एक सीरीज वाइज। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो लॉस्ट जनरेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट जनरेशन, ये जो लॉस्ट जनरेशन से दोस्तों, ये एक 20th सेंचुरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है। इसे लॉस्ट जनरेशन इसलिए कहते थे क्योंकि इन लोगों का मानना था कि द लॉस ऑफ फेथ इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्टिव था और ये लोग का कहना था कि ये वॉर पे कुछ रखा नहीं है ना। एक इनका इंक्लिनेशन था स्पिरिचुअलिटी पे, उन सारे वर्क पे, उन सारे थॉट पे। तो ये इसलिए इन्हें लॉस्ट जनरेशन कहा जाने लगा। ठीक है, ये लॉस्ट जनरेशन कॉइन कितने किया था? लॉस्ट जनरेशन कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन। इस वीडियो में मैं जितने भी राइटर का मेंशन करूँगा, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वर्क्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, लेकिन आप इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क होंगे उन्हें भी आप अपने होमवर्क के तौर पर कीजिएगा, क्योंकि लॉस्ट जनरेशन से जो राइटर जुड़े हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसे कॉइन किया था गर्ट्रूड स्टेन, बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और एक मिनट, चलिए पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। और एक राइटर थी उस वक्त अमेरिकन, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आपको राइटर लगते होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो अमेरिकन हो और ब्रिटिश हो, लेकिन जनरली हमें ये अमेरिकन राइटर पे ही बेस्ड है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, इनकी एक वर्क थी जिसमें इन्होंने लॉस्ट जनरेशन को मेंशन किया था। वो पॉपुलराइज्ड हुआ था उस वक्त से, क्योंकि कॉइन तो गर्टन एस्टर ने किया था, लेकिन ये पॉपुलराइज्ड हुआ अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, ये तकरीबन 1926 में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो इस वर्क के बाद ये द लॉस्ट जनरेशन जो टर्म था जिन्होंने कॉइन किया था गर्ट्रूड स्टेन ने, ये पॉपुलराइज्ड हुआ। अर्नेस्ट हेमिंगवे की एक और वर्क जो इससे रिलेटेड है लॉस्ट जनरेशन से, वो है ए मूवेबल फिस्ट। ये पब्लिश हुई थी 1924 में। ठीक है दोस्तों, तो पॉपुलराइज किसने किया? अर्नेस्ट हेमिंगवे। कॉइन किसने किया? गर्ट्रूड स्टेन। लॉस्ट जनरेशन। तो ये थी हमारी आज की ये की नोट्स लॉस्ट जनरेशन से रिगार्डिंग। अब चलते हैं हम लोग इसके राइटर पे कि कौन कौन से राइटर इससे बिलोंग करते हैं और उनके वर्क कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट राइटर है वो है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। फिट्जजेराल्ड। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, है ना। इनकी कुछ वर्क है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जिसमें से पहला नहीं बोल सकते बट मेंशन है जो लॉस्ट जनरेशन के
ड्यूरिंग जो मोस्ट पॉपुलर इनकी वर्क थी, ठीक है। द ग्रेट गैट्सबाय, द ग्रेट GREAT है ना, ग्रेट गैट्सबाय। ये वर्क पब्लिश्ड हुई थी 1925 में। इनका मेनली कंसर्न था लॉस्ट जनरेशन का, कि भाई वॉर में कुछ रखा नहीं है, फालतू का मार्केट चल रहा है वर्ल्ड war 1 में जो चल रहा था उसमें, है ना। और इनका ज़्यादातर इंक्लिनेशन उन सारे वर्क में था जो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड था, और वो चाहते थे कि बंद हो ये सब, ख़त्म कार्य करो। और लिखते भी थे उसी रिगार्डिंग, इसलिए इन्हें लॉस्ट कहा गया कि ये लोग अपने जो मोमेंट चल रहा है, जो आपका एक्टिविटी चल रहा है, उसके विपरीत, उसके उल्टा, उसके अपोजिट लिखते थे, ठीक है। इनके कुछ और वर्क को मैं मेंशन कर देता हूँ। दी ब्यूटीफुल एंड डिमांड शायद डेमेंड होगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इसका। ये पब्लिश आई हुई थी 1922 में, ठीक है। इनके एक और वर्क द साइड ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज से आपको याद आना चाहिए कि T.S. एलियट का भी है पैराडाइज लॉस्ट। T.S. एलियट का है, किसका है पैराडाइज लॉस्ट, आप सभी कमेंट में मेरे को बताना। जॉन मिल्टन, है ना। चलिए, ये थे हमारे एफ स्कॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट राइटर पे। नेक्स्ट जो थे T.S. एलियट को भली बात आप जानते होंगे, ये 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है। तो इनकी जो क्रिटिकल थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं आने वाले वीडियो में उन सभी की सीरीज लाने वाला हूँ। चलिए, T.S. एलियट, एक मिनट, यहाँ वो छूट गया, चलो कोई नहीं। T.S. एलियट के से बहुत सारे वर्क इंपॉर्टेंट, बट मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि दी वेस्टलैंड, ये सब तो आपको मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ये सब वर्क ये आई थी 1922 में। एक था इनका द फैमिली रियूनियन, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब लिख देता हूँ ना, बाद में कैसे पे इनके बहुत सारे वर्क इम्पॉर्टेंट है। द फैमिली रियूनियन ये पब्लिश हुई थी 1939 में, ओके। और द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इस वक्त से तो इनके कोटेशन आपका मिसिंग में पूछता है, फिर स्टेटमेंट में, ये इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका आप डिटेल में स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे राइटर। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन कौन से राइटर हमारे इसमें लॉस्ट जनरेशन से बिलोंग करते थे। देखते जेम्स जॉयस, JOY है, एक मिनट, वाई कम और ज़्यादा लग रहा है।
यार ओ को क्या हो गया, चलिए हाँ अब ठीक हुआ। जेम्स जॉयस ठीक है। इनके वर्क, इनके ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक यूलिसिस, ये आई थी 1922 में, जो वेस्टलैंड आई थी। फिर आपका डेवनियर, ये आई थी 1914 में। और एक था ए पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब हज़ारों दफ़ा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूजीसी ले लो, सेट ले लो, कहीं भी ले लो, है ना। और इनके अगर ये इनसे एक जुड़ा हुआ है चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि फिर बाद में याद रहे ना रहे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये यूज़ करते थे, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थीम को ये अपने वर्क में यूज़ करते थे। और एक और चीज़ यूज़ करते थे, वो था इपिफेनी। लिख देता हूँ, इपिफेनी। ये दो चीज़ इनसे रिलेटेड है, जो अपने वर्क्स में ये मेनली यूज़ करते थे। तो ये भी हमारा पीवाईक्यू है। और इपिफेनी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एक मिनट यार कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए, इपिफेनी का मतलब होता है कि कोई भी सडन और स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। जैसे अपन चलते चलते होता है ना कि सब्जी लेने गए हो और सब्जी लेके घर से वापस आ रहे हो, चलते चलते याद आता है अचानक कि भाई साहब धनिया पत्ता भूल गए। तो वो सडन जो रियलाइजेशन था, सडन थॉट था, उसे हम एपिफेनी कहते हैं, ठीक है। सडन, कभी कभी डेफिनेशन पूछ देता है, सडन और स्ट्राइकिंग, STRIKING, ठीक है। सडन स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो था, इसे कॉइन किया था आपका विलियम जेम्स। मैं ये सारे पीवाईक्यू से गैदर करके लाया हूँ, ठीक है। विलियम जेम्स, ओके। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एक मल्टीट्यूड थॉट्स, बहुत सारे जो थॉट्स चलते हैं, फीलिंग जो हमारे दिमाग में एक साथ चल रही होती, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे से पूछो आप 8-10 साल के कि आप क्या करोगे बड़े होगे, तो जो बोलता है ना कि बड़ा होकर मैं ऐसे बनूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये हाँ वहाँ दिस दैट, तो जो मल्टीपल थॉट्स जो उसकी चल रही है, उस मल्टीपल थॉट्स को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम देते हैं। और उस चीज़ पे जेम्स जॉयस बहुत सारे वर्क लिखा है, ठीक है। तो कॉइन किया था विलियम जेम्स और इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, मल्टीट्यूड थॉट, THOUGHT, मल्टीट्यूड थॉट, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट रहा इसका। अब जो स्ट्रीम अब कॉन्शियसनेस आपको पता हो जाना चाहिए कि किससे ये बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट राइटर। हमारे इसमें नेक्स्ट राइटर कौन इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट जो हमारे राइटर है वो है टॉन स्टेनबेक। टॉन स्टेनबेक। इनसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वर्क नहीं है, बस दो इम्पोर्टेंट वर्क है, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। ये पब्लिश्ड हुई थी 1917, नहीं 70 नहीं था वो, ये कब हो सकता है 1936 होना चाहिए। चलो 19 क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, 1936 ठीक है। और नहीं नहीं, ये शायद विलियम फॉकनर की वक्त, हाँ ये विलियम फॉकनर की, सॉरी सॉरी सॉरी। बताइए, इतना पढ़ने के बावजूद भी इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना, इसलिए मैं आप सभी को ही बोलता हूँ कि 1 से 2 बार वीडियो को देखो, आप राइट डाउन करो, अपने नोट्स तैयार करो और बार बार उसे देखते रहो। तो ऐसा क्या होगा कि एक पिक्चर में इमेज बन जाती है। जैसे कि पिक्चर में इमेज मेरे को पता चला कि मैं किसी और राइटर को वर्क को यहाँ चेक दे रहा, बताइए। इनमें जो नेक्स्ट राइटर थे हमारे विलियम फॉकनर। ठीक है, इनका जो वर्क है ये है एप्सिलॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, ये वर्क पब्लिश्ड हुई थी 1936 ठीक है। और एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क द साउंड एंड द SOUND साउंड एंड द फ्यूरी, ये वर्क पब्लिश्ड हुई थी 1929 ठीक है। तो ये हमारे विलियम फॉकनर, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। और आपके और भी है इम्पोर्टेंट इनका, क्योंकि इनसे बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा याद करता हूँ। एक था शायद, हाँ इनकी एक ट्रायोलॉजी थी दोस्त, चलिए याद आ गया, कहाँ क्या क्या किया जाए। इनकी एक ट्रायोलॉजी थी, जिस ट्रायोलॉजी का नाम था दी स्नॉप ट्रायोलॉजी ठीक है। तो ये जो ट्रायोलॉजी थी इसमें, अरे यार चलिए फिर मैं भूल जाऊंगा कि नहीं, जल्दी से इसको छापा जाए। दी स्नॉप्स ट्रायोलॉजी जो थी, इनमें 3 वर्क थे जो विलियम फॉकनर के फेमस हुए। और ये ट्रायोलॉजी बहुत पहले की PYQ है, अभी मेरे ख्याल से नहीं लगता कि पूछा होगा, लेकिन हमारा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है ना समय के साथ, तो शायद पूछ ले। दी हैमलेट, एक था दी टाउन और तीसरा जो था द मिशन। दी मैंसन, द मिशन क्या था, मैंसन होगा शायद, हाँ दी मैंसन ठीक है। तो ये जो 3 वर्क है, ये दिस स्नूप्स ट्रायोलॉजी बोलते हैं विलियम फॉकनर की। जो हैमलेट थी वो आई थी 1914, और द टाउन आई थी 1956, 57 ओके। और द मैंशन आई थी 1959
ठीक है, ये हैमलेट बोल बोल के मुझ से हेलमेट निकल जाता है। चलिए, तो ये विलियम फॉकनर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि कौन से वर्क और राइटर इंपॉर्टेंट। तो हमारे फ्रेंच काफ्का, ये जर्मन के थे। फ्रेंच काफ्का ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको अपसर्ड थ्योरी पढ़ोगे तब काफ का, ठीक है, इनके वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, एक है द मेटामॉर्फोसिस, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, कभी पढ़िएगा आप लोग, और इसे एग्ज़ाम डिटेल में भी पूछते हैं, कैरेक्टर बेस्ड पूछते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस ये आई थी 1915 में, ये वर्क पब्लिश्ड हुई थी। एक है इनका द ट्रायल, द ट्रायल, ये भी मस्त स्टोरी है, इसमें भी ये सब पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये कह सकते हैं फिलोसफिकल भी है और कोई हाथ पैर भी नहीं। इन सारे वर्क में आप मजबूर हो जाओगे कि लास्ट में मैं क्या सोचूं। कहीं ना कहीं राइटर्स जो है इसमें फ्रेंच काफ्का, ये रीडर को लेट देम थॉट के मैसेज पे ही एंड करते हैं कि अब आप सोच लो कि आप किस तरह से वर्क की एंडिंग चाहते हो। ऐसा कभी कभी लगता है वर्क को पढ़ के। दी कैशन ये पब्लिश हुई थी 1926। ये 3 वर्क इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में भी इसे पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जर्मन के थे, ये लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी कंट्री भी पूछते, बाकी अभी जितने पहले वाले जो थे वो अमेरिकन थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे राइटर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, नीचे वाला है ना, हेनरी मिलर। ठीक है, इसके जो वर्क है वो है आपके डेजी मिलर, ये मैच द कॉलम में आया था, डेजी मिलर 1903। एक थी दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये वर्क पब्लिश हुई थी 1881। दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। एक और वर्क लिख लीजिए, ये भी एक PYQ है, दी एम्बेसडर। दी एम्बेसडर्स, यह पब्लिश हुई थी 1903। ठीक, तो आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा। वीडियो लंबी बनी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट वन ऑफ द बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है ना। तो पूरी देखना आप वीडियो को, ताकि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट जो थे ऑल्डस हक्सले। ठीक है, इसे हक्सली नहीं पढ़ेंगे, हक्सले, ऑल्डस हक्सले। इनके वर्क जो थे वो है
ये भी इम्पोर्टेंट इनका तो मतलब कि मैच द कॉलम इतनी बार पूछ दिया है कि क्या बताएं। पहला इनका क्रोम येलो, ये पब्लिश्ड हुई थी 1921। एक थी दोज बैरन लीव्स, इनसे कोटेशन पूछे जाते हैं जनरली, दोज बैरन लीव्स। ये पब्लिश हुई थी 1925 में। एक था दी आइजलेस, इन गाजा, ये पब्लिश हुई थी 1936 में। ठीक है, और एक था इनका आफ्टर मेनी समर, SUMMER, आफ्टर मेनी समर्स। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग ये आई थी 1939, ये पब्लिश हुई थी 1939। और ये जो आपका टाइटल है, ये टाइटल बोरो किया गया था, लिख देता हूँ मैं, ये टाइटल बोरो किया था टाइथोरस एक वर्क है जो आई थी 1860 में, और ये वर्क थी आपकी टेनिसन की। ठीक है, लॉर्ड एडमंड टेनिसन की ये वर्क थी, टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, इनका एक और वर्क टाइम मस्ट हैव स्टॉप, टाइम मस्ट हैव स्टॉप। और ये जो टाइटल है दोस्तों, ये बोरो किया गया था शेक्सपियर के हेनरी पार्ट 4, सॉरी हेनरी 4 पार्ट 1। ठीक है, और ये किसकी थी? ये हमारे दादाजी इंग्लिश के शेक्सपियर का, है ना, शेक्सपियर के वर्क था, इनका टाइटल लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारी आज की लॉस्ट जनरेशन। आई होप आपको ये वीडियो ऑथेंटिक लगी होगी, और जितने भी हमने पढ़ा वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने PYQ और शॉर्ट नोट कोई भी इधर उधर की मतलब होता है ना एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं फैला यहाँ पे, है ना। तो ये है हमारी आज की टॉपिक लॉस्ट जनरेशन। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।